This is chapter number 5, एक Geography and the कौन World. सा Lesson 1 is in this lesson we are going to discuss about the early civilization. और early civilization basically developed where people could settle in one place, जहाँ पे एक लोगों का जो एक ग्रुप है एक जगह पर सेटल हो जाता है एंड वहाँ पर सिक्योर फूड सप्लाई जो है अवेलेबल होती है. एंड एंशियंट सिविलाइजेशंस में ग्रीक और रोम ने मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए इंक्यूबेटर का काम किया है और इन एंशियंट सिविलाइजेशन ने हमें साइंस, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी की लेगेसीज भी छोड़ी हैं हमारे लिए. और फर्स्ट और फॉरमोस्ट सिविलाइजेशन जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है. ये नील रिवर के राउंड अबाउट्स में थी और इन लोगों ने जो है हम लोग एडवांटेजेस इन लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है. इन लोगों ने हमारे लिए फ्लड कंट्रोल मेथड्स छोड़े हैं और हाउ टू कंट्रोल द हाउ टू ग्रो इनफ फूड टू सपोर्ट अ लार्ज पॉपुलेशन. And one more a very well known thing about the Egyptian civilization is about the pharaohs, क्योंकि इनके जो किंग्स थे उनको फेरोज कहा जाता था और इनका जो फेमस आर्किटेक्चर है पिरामिड्स वो इवन दैट के स्लेव सिविलाइजेशन ने उसे बिल्डअप किया है. लेकिन उसके बाद ये जो है आर्किटेक्चर हम लोगों को दोबारा नहीं मिल सका. And second civilization that we are going to study, that is Sumerian. What are the Sumerians? Sumerians ने हम लोगों को basically जो थी ना इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उन्होंने हमें बताया था कि फ्लड के बाद जो पीछे सॉइल रह जाती है ना उसको फर्टिलाइजेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है. लेकिन फ्लड कंट्रोल मेथड जिस सिविलाइजेशन ने हमें बताया था वो थे सुमेरियंस. इन लोगों ने बताया था कि फ्लड को कैसे कंट्रोल करना है और इन लोगों ने राइटिंग सिस्टम को क्रिएट किया था क्योंकि इन लोगों ने बेबीलोनियंस पर कॉन्क्वेट किया था. ये आगे चलते थे, बेबीलोनियंस पीछे चलते थे. ये भी एक सिविलाइजेशन है और ये क्या करते थे, जहां जहां से गुजरते जाते थे वहां वहां पर कोड लिखते जाते थे. मीन्स कुछ सिंबल्स लिखते जाते थे और उस सिंबल्स की लैंग्वेज को ये हमूरब्बी कहते थे, यानी कोड ऑफ हमूरब्बी. और ये कोड ऑफ हमूरब्बी लिखा कहाँ पे जाता था, स्टोन्स पे लिखा जाता था. इससे ये इनको फायदा होता था कि ये इनको अपने जो है रास्ते याद रहते थे और लॉज याद रहते थे. और इसके बाद नेक्स्ट जो हम सिविलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रीक की सिविलाइजेशन है. ग्रीक के बारे में ये जो है प्रूव्ड है कि ये इंक्यूबेटर के तौर पर इसने हमारे लिए काम किया क्योंकि इसने डिड नॉट लेकिन क्योंकि ग्रीक जो थी वो रिवर के अराउंड डेवलप नहीं हुई, ये सी के अराउंड डेवलप हुई है. और क्लासिकल ग्रीक जो है इन इन लोगों ने हमें पॉलिटिकली यूनिफाइड भी किया है. और जो हमने स्पार्टा के बारे में पढ़ा है लेसन चैप्टर नंबर 1 में, वो भी इसी सिविलाइजेशन का पार्ट है. और इसी सिविलाइजेशन से हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सीखा है क्योंकि दिस वाज द सिविलाइजेशन वेयर वाज द वन किंग एंड अदर सिविलाइजेशन इज पब्लिक. तो ये जो है डेमोक्रेसी जो है इस इट्स मींस दैट कि हमें ग्रीक सिविलाइजेशन से मिली है. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट सिविलाइजेशन? द नेक्स्ट सिविलाइजेशन इज अबाउट द रोमन्स. रोमन्स भी इंक्यूबेटर्स के तौर पर ही हम जानते हैं. और रोमन्स का सबसे बड़ा जो है इन लोगों ने भी पॉलिटिकल हम लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. यानी जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से जो है सिटीजन्स जो है वो किस तरह से इलेक्ट करते हैं अपने गवर्न पर्सन को, ये यहीं से आया है. और रोमन्स जो थे वो मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग थे. ग्रीक भी सी के सराउंडिंग में डेवलप की है, रोमन्स ने भी सी के सराउंडिंग में डेवलप किया है. और जो है रोमन्स ने हम लोगों को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड सिस्टम्स से इंट्रोड्यूस करवाया है. रोमन्स ने हम लोगों को स्ट्रॉन्ग एम्पायर से इंट्रोड्यूस करवाया है. स्कूल्स, रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, टैक्स सिस्टम और आर्मी, ये सब रोमन सिविलाइजेशन से आया. और एंशियंट रोम जो है ये खत्म हुई थी 476 सीई में.
ग्रीक और रोमन्स जो है सिर्फ चंद सिविलाइजेशन के अलावा और भी काफी सारी सिविलाइजेशंस हैं जो इनके बाद आई हैं, जिन्होंने हमें वो बहुत ज्यादा आर्किटेक्ट इन दिन से जिनकी इन्वेंशंस से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। लाइक एक जो है सेंट्रल अमेरिका में एक सिविलाइजेशन थी माया। माया जो थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर था इनका। इन्होंने ग्राफिक राइटिंग सिस्टम को इन्वेंट किया, और इन लोगों ने जो है मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में रिमार्केबल जो है वो इन्वेंशंस की हैं। और उसके बाद इंका एम्पायर्स हैं। इंका एम्पायर्स जो है इन्होंने साउथ अमेरिका में सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, और इंकास ने रोड और ब्रिजेस एंड इन देयर रग्ड माउंटेन लैंड मींस रग्ड माउंटेन लैंड्स में रोड और ब्रिजेस को बिल्ड किया। और उसके बाद लास्ट वन में एस्टेक्स भी हैं, और एस्टेक्स वो लोग हैं जिन्होंने राइटिंग सिस्टम को इन्वेंट किया, जिन्होंने कैलेंडर को इन्वेंट किया। और इसके अलावा जो एस्टेक्स थे इन लोगों ने जो है लेक्स में लेक्स के थ्रू किस तरह फार्मिंग करनी है ये भी सिस्टम जो है इस एस्टेक्स लेके आए हैं। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लेसन नंबर 2 पे। और ये है लेसन नंबर 2 में हमारा टाइटल ऑफ द लेसन है फ्यूडलिज्म। So what is the feudalism? During the Middle Ages, the feudal system helped to stabilize Europe. A byproduct of crusade was opening to trade routes and city growth. It means that कि मिडिल एजेस में फ्यूडल सिस्टम ने यूरोप को स्टेबल करने में हेल्प किया है, और क्रूसेड्स की जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उनसे हम लोगों ने सिटी ग्रोथ और ट्रेड रूट्स को ओपन किया है। और इसके अलावा हम इसी लेसन में एज ऑफ रिनाइसेंस को भी स्टडी करेंगे, जिनसे हम लोगों को पता चलता है कि इन्होंने एजुकेशन की ग्रोथ पर कितना काम किया, और इन्होंने कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टानिज्म की एस्टेब्लिशमेंट को कैसे खत्म किया। तो सबसे पहले तो हम मिडल एजेस को डिस्कस करेंगे। मिडल एजेस इन यूरोप lasted about 15 to 1500 CE, and the once strong government of Rome weakened. Europe become vulnerable invasion from varying groups or tribes. A tribal ruler named Charlemagne conquered most of Europe by 800. What was the Charlemagne? Charlemagne basically a civilization that able to stabilize the large territory for a time. It established laws, spread Christianity, and encourage education and commerce. While sorry, Charlemagne isn't the civilization. It was a basically ruler, a tribal ruler. Or this person was dead in 1814, and he became the after his death the Europe became again unstable, and system of feudalism emerged. Under the feudalism, so what is the feudalism? Granted control land to nobles. Basically यहाँ पर जो फ्यूडलिज्म में होता क्या है कि एक सिस्टम जो है वो डिफरेंट पोल्स के थ्रू चलता है। मीन्स कि सिर्फ देयर इज नॉट ओनली अ पर्सन हु वांट द ऑल ओवर द public. Basically there are a lot of poles through which all poles working together and a system run away. तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रांड नोबल्स और मैनर्स और पेसेंट्स जो हैं ये पोल्स हैं जो मिलके एक सिस्टम को रन करते हैं। और ये जो है ये सिस्टम सेवरल हंड्रेड ईयर्स से चलता आ रहा है, पीसफुली चलता आ रहा है। और ईस्ट में जो है हम लोग इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग जानते हैं कि इस्लाम के मानने वालों को मुस्लिम्स कहते हैं। इन्होंने बहुत सीरीज ऑफ एम्पायर्स को स्टेब्लिश किया है मुस्लिम्स ने, और बहुत सारे कंट्रीज को कॉन्क्वेर किया है, नॉलेज को कंट्रीब्यूट किया है, आर्ट और मुस्लिम कल्चर को आर्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाया है। although Islamic empire did not last, Islam and culture have remained strong. And after that, there's a crusades.
who are during the Middle Ages, Christian and Muslim Turks fought over the holy city of Jerusalem, series of war called Crusades. Actually, the war, I think this war is running till now, because लेकिन यहाँ पर बताया गया कि ये वॉर जो थी 90 इयर्स तक, लेस देन 90 इयर्स तक जो है जेरुसलम पर टर्क्स ने रूल किया है। तो मुझे लगता है कि ये तो वॉर अभी तक चल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर मोनार्क्स कौन है? मोनार्क्स बेसिकली अगर आप देखें तो मोनार्क्स वो होते हैं जो, जिसमें छोटी छोटी मींस वो बनी हुई होती हैं, ट्राइब्स बने होते हैं। क्या होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा होता है, कि जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो वीक पावर के ऊपर वो होल्ड करके बैठी हुई होती है। तो ये मोनार्क्स, अफगानिस्तान जो है ये मोनार्क्स की बहुत बड़ी एग्जांपल है। और उसके बाद हम एज ऑफ रेनेसेंस को डिस्कस करेंगे कि एज ऑफ रेनेसेंस जो है वो स्प्रेड हुई यूरोप में 13 to 1600 सीई के दरमियान। और इसमें ये एजुकेशन, साइंस और आर्ट्स को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिला। और जो है इसके अलावा जो है ये जो इस एज के जो लोग थे ना, उन्होंने कहा था कि आप पॉप्स को मत जो है इन्होंने लोगों को बेसिकली अवेयर किया कि डोंट फॉलो द पॉप। जो पादरी हैं उनको आप फॉलो अप मत करें, आप बाइबल को खुद स्टडी करें। और बाइबल को खुद स्टडी करें ताकि आपको खुद को पता हो कि एक्चुअली व्हाट बाइबल इज सेइंग। तो उसमें जो है ऐसे लोग जो जिन्होंने जो है इसको डिनाई किया था इस चीज को, उनको प्रोटेस्टेंट्स का नाम दिया गया। और किंग हेनरी एट ऑफ इंग्लैंड ब्रोक द कैथोलिक चर्च एंड फ्रॉम द चर्च इंग्लैंड, सो ही वुड नॉट हैव टू ओबे द पॉप। और इसके साथ हम लोग मूव करने हैं लेसन नंबर 3 पे, एंड दिस इज लेसन नंबर 3। इन लेसन नंबर 3 our title is Age of Revolution. This is the most important lesson of lesson number chapter number 5, because in this lesson we are going to study the American and French Revolution, जिसमें लोग जो थे गवर्नमेंट से, अनजस्ट गवर्नमेंट से लड़े थे। और हम रेवोल्यूशन स्प्रेड टू लैटिन एंड अमेरिका, किस तरह से रेवोल्यूशन ने ग्रो किया एंड किस तरह से हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट्स कैसे वहां पर आई। Industrial revolution caused sweeping changes in work, living condition and social mobility. और सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। एज इन यूएस हिस्ट्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द अमेरिकन रेवोल्यूशन, क्योंकि ये टैक्स सिस्टम के ऊपर सॉरी, क्योंकि ये टैक्स सिस्टम के ऊपर था, जो है लोगों के ऊपर अनडिक्लेयरिंग और यू कैन से दैट के अनरियलिस्टिक टैक्स लोगों पर लगा दिए गए थे। तो लोगों ने टैक्स के खिलाफ जो गवर्नमेंट के को जो चार्ज किया, उसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन को जो है डिस्कस किया गया। और उसके बाद जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को हम देखते हैं। और इन द लास्ट देयर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को आइडिया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो फ्रीडम के ऊपर थी, राइट्स ऑफ सिटीजन्स की फ्रीडम के ऊपर थी। इसमें लोगों को राइट ऑफ वोट मिला, राइट ऑफ फ्रीडम मिला, और उसके अलावा जो है लोगों को राइट ऑफ स्पीक भी मिला। और उसके बाद जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। एज वी नो दैट कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देर वाज क्या था मोहम्मद, क्या था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक इंडस्ट्रियल फ्लॉ आ गया था ना यूएस की इकोनॉमी में। तो उस इंडस्ट्रियल को अप ग्रो करने के लिए जो एफर्ट्स की गई, जो स्ट्रगल्स की गई, उन स्ट्रगल्स को अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडिंग इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। और इसमें ये था कि इस इंडस्ट्री को अपग्रो करने के लिए बहुत सारी मशीन्स यूज की गई,
जिसको स्टीम इंजन्स का नाम दिया गया है। और इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सोशल मोबिलिटी को भी कंट्रोल किया गया, एज चाइल्ड लेबर को कंट्रोल किया गया, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया। और लास्ट में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो सबसे जो है हाई प्रोफाइल काम किया कि उन्होंने यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी को, हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंटरकनेक्ट करती है हमें अरिस्टोक्रेसी से, क्योंकि इसमें आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बिकम मोर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली देन एग्रीकल्चर, क्योंकि इसी रेवोल्यूशन के बाद हम लोगों को एहसास होता है कि यूएस इकोनॉमी में जो है इंडस्ट्री ज्यादा, इकोनॉमी जो है इंडस्ट्री की वजह से ज्यादा पावरफुल हुई है एग्रीकल्चर के से कनेक्ट रहने के अलावा। द मर्चेंट क्लास बिकम मोर पावरफुल बिकॉज एज यू नो दैट इकोनॉमी इज गोइंग ग्रो up because of industry and new ideas about political equality, effective how people thought about social equality as well. तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन रेवोल्यूशंस पढ़े हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और यूएस रेवोल्यूशन। सो दैट Which part?